हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल द एस्पिरेंट्स। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। आपको पता है कि इस मंथ में काफ़ी सारे जेकेएसएसपी के और हाई कोर्ट के एग्ज़ाम शेड्यूल हैं, तो उन बच्चों को करंट अफेयर्स मैराथन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए 2 पार्ट्स में हम करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे और पहले हम नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है वो इस वीडियो में करेंगे रिगार्डिंग द जून मंथ, ताकि जो भी रीसेंट मंथ में, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले एग्ज़ाम्स में भी जो रीसेंट मंथ हैं 1-2 इन्हीं से ज़्यादा करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो इन मंथ्स में जो भी ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं एज़ पर द लेटेस्ट पैटर्न, तो वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप जो है वो ताकि अपने प्रिपरेशन में इनको इंक्लूड कर सको और ज़्यादा बल्कि करंट अफेयर्स आपको नहीं कर कर जाना है। आपको पता है एट द एंड जो है वो आपका स्टैटिक ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो आपको क्या करना है कि ये करंट अफेयर्स की वीडियो आप 2-3 बार देख लोगे तो आपको जो है वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। बाकी करंट अफेयर्स के अगर आपने एमसीक्यू सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट अलग से चैनल पे पड़ी है। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर है हमारा वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने राइट टू वॉक को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है। ये उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है वो राइट टू वॉक को क्या कर दिया है, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन राइट टू वॉक कहाँ पर? ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ, क्योंकि कि फुटपाथ पर जब भी हम चलते हैं तो वहाँ पर कहीं स्ट्रीट वेंडर्स लगे होते हैं, कहीं पर जो है वो छोटी छोटी रेडियाँ लगाई होती हैं, लोग खड़े हैं वहाँ पर। सरकार ने कुछ मलबा फेंका है, कुछ किया है, तोड़ के रख दिए फुटपाथ। ठीक है, तो लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती। तो यहाँ पर उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करते हुए बोला है कि जो राइट टू वॉक है वो एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? 19(1)(d) विच सेज फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता है कि 19 आर्टिकल जो है वो आपको 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है। उसमें से डी पार्ट जो है उसका वो कहता है कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट कैन ओनली हैपन थ्रू द वॉकिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो जब आप चल पाओगे तभी तो आप आगे पीछे घूम पाओगे, तो वो आपके फंडामेंटल राइट को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 में है, जो कि आपको कहता है कि आपको राइट टू लाइफ है। जब आप अगर आप रोड पे चल रहे हो मानो, तो आपका एक्सीडेंट होने का पक्का पक्का चांस हो जाता है। इसीलिए फुटपाथ नेसेसरी है कि आप उस पर आराम से चल सको, ताकि आपकी सेफ्टी भी इंश्योर हो सके। तो ये क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। तो ये आपके आने वाले जेकेएसएसपी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आर्मी स्टाफ के जो है वो न्यू चीफ जो हैं वो अभी आए हैं। ठीक है, वो कौन है? जनरल धीरज सेठ। अर्लियर कौन थे? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और अभी जो है वो न्यू आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं जनरल धीरज सेठ। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब होता कौन है? ठीक है, प्रोफेशनल हेड होते हैं इंडियन आर्मी के, 4 स्टार जनरल होते हैं। और चीफ का जो ऑफिस है, यानी कि जो आर्मी का हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात आपको और भी याद रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में वो पूछ ले कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कौन है, तो वो कौन होती है हमारी? वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना कि कौन? आर्मी स्टाफ। और आर्मी स्टाफ को कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी कि आर्मी स्टाफ और उनके ऊपर कौन आएगा हमारे पास? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड उनके ऊपर भी कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज नोन एज द चीफ कमांडर और सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज फर्स्ट हब एंड स्पोक एविएशन रूट जो है वो बनाया गया है। यूनियन मिनिस्टर जो सिविल एविएशन की है, सिविल एविएशन कौन सी है? जो आपकी फ्लाइंग एजेंसी है। ठीक है, उसने जो है वो इंडिया का फर्स्ट हब एंड स्पोक फ्लाइट नेटवर्क जो है वो वाराणसी से
लॉन्च किया है। इसके फीचर्स क्या होने वाले कि वाराणसी जो है वो 17 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। डिज़ाइन किया गया है ताकि जो है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके जो टायर 2 की सिटीज़ हैं वहाँ से। और इससे जब अब अगर आपके पास इतना एक्सेस है कि आप 17 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के साथ किसी एयरपोर्ट को अपने कनेक्ट कर पा रहे हो, तो उससे क्या होगा, पैसेंजर्स का जो है वो टाइम बचेगा और उनको कन्वीनियंस होगी एक से दूसरी जगह जाने में। ठीक है। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, ये पैसेंजर जो है वो एक सबसे पहले एक सेंट्रल हब एयरपोर्ट पे जाते हैं, यानी कि एक सेंट्रल एयरपोर्ट होता है और उस सेंट्रल एयरपोर्ट को, ठीक है, यानी कि मान लो ये वाराणसी है, ठीक है, ये क्या है आपका सेंट्रल एयरपोर्ट। अब लोग क्या करेंगे, जैसे मुंबई से गए यहाँ पे, गोवा से आए यहाँ पर, दिल्ली से आए यहाँ पर, जम्मू कश्मीर से यहाँ पर गए, तो उनको जाकर सीधा कहाँ जाना है, वाराणसी जाना, और वाराणसी से जो है वो सीधा उनकी फ़्लाइट उड़ेगी और उनको इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे उनको जहाँ भी जाना है वहाँ पर उनको पहुँचा देगी। अच्छा, अब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट नियर पालगढ़, महाराष्ट्र। ठीक है, पालगढ़ के महाराष्ट्र में जो है वो क्या बनाया जाएगा, इंडिया का फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट। ठीक है, पहला एयरपोर्ट होने वाला है तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही में इसकी लोकेशन क्या रहने वाली है, अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सी डॉट एंड आईआईटी हैदराबाद ने जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके अंडर वो क्या करने वाले हैं, 6G की टेक्नोलॉजी जो बनाने वाले हैं। अभी तक आपको पता है 5G जो है, यानी कि 5th जनरेशन जो है वो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस में कंप्यूटर है, अब JKSSB वो पुराने सवाल नहीं पूछता, तो अभी थोड़े हाई लेवल सवाल जो है JKSSB ने पूछना शुरू किए हैं, तो हो सकता है कि ये वाला सवाल आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, 6G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इनेबल्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और क्वांटम कम्युनिकेशंस में जो है यहाँ पर डील की जाएगी। अब ये जो पॉइंटर्स हैं ना, ये आप लोगों को ध्यान में नहीं रखने हैं, ये JKS के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वीडियो को देख रहे हैं, ये उनके लिए, ठीक है, क्योंकि वही लोग ये अपने साइंस एंड टेक के सिलेबस में पढ़ते हैं, तो ये उन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब सी डॉट जो है वो कब इस्टेब्लिश होता है, 1984 में होता है। किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, और हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर एक टारगेट भी है, जो लोग भी JKS की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस में ये चीज़ अपनी ऐड कर सकते हैं कि इंडिया ने एम किया है कि वो ग्लोबल लीडर बनेगा 6G टेक्नोलॉजी में बाय 2030। इसी वजह से 6G टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है, तो ये काम करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अभी आपको पता है कि जो ब्रिक्स की समिट है वो इंडिया में होने वाली है, हो चुकी है इवन, तो वहाँ पर जो है वो आपको पता है कितनी सारी बातचीत हुई है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले JNK में भी जो है वो नशा मुक्ति अभियान जो है वो चलाया गया था। सेम बात जो है, ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए ब्रिक्स ने जो है वो समिट साइन की है, उन्होंने बातचीत की है इस बारे में, उन्होंने जो है डिसाइड किया है कि ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए जो है वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कमिटीज़ बिठाएंगे, हम लोग बातचीत करेंगे इस बारे में, और हम लोग जो हैं वो इलीगल जो ट्रेडिंग होती है बिटवीन द बॉर्डर्स, ठीक है, ड्रग्स की, उसको कंट्रोल करने में एक दूसरी गवर्नमेंट की जो है वो सहायता करेंगे। ठीक है, और फिलहाल के लिए इंडिया के पास चेयरमैनशिप है ब्रिक्स की। आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि 2025 में ये चेयरमैनशिप किसके पास थी और 2027 में ये किसके पास होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अगर सवाल बना तो यहाँ से इधर से ही बनेगा कि पहले किसके पास थी और आगे किसके पास होने वाली है, क्योंकि अभी वाली तो सबको पता होगी कि इंडिया में हो रही है। ठीक है, अब ब्रिक्स में जो है वो 11 कंट्रीज मेंबर है, और रिसेंटली जो मेंबर जो ऐड हुआ है वो कौन है, इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको पता है PM मोदी अभी इंडोनेशिया की विजिट पर भी हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इंडोनेशिया अभी नया मेंबर ऐड हुआ है। बाकी कौन है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। देखो पहले ये ब्रिक कंट्री होती थी, यानी कि यहाँ तक ही थी सिर्फ BRIC, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया बाद में, और उसके बाद ये बाकी की कंट्रीज ऐड हुई हैं। आधी जो है वो
2014 में ऐड हुई हैं, फिर 2015 में ऐसे करके ऐड हुई हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, और अब जाके कौन हुआ है, इंडोनेशिया। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास आरबीआई एंड क्लाइमेट बेस्ड इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग। जिन जिन के सिलेबस में इकोनॉमी का टॉपिक है उनके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो है वो आइस मेल्ट होना शुरू हो गई है हिमालय से। आप अभी दे सकते हो कि अभी बाबा बर्फानी के जो अमरनाथ यात्रा में दर्शन हो रहे थे, तो 5 दिन भी वो शिवलिंग अच्छे से नहीं टिका और 5 दिन में ही वो चीज़ पिघल गई। ठीक है, ऑब्वियसली सम लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि अभी स्पिरिचुअल इंडिकेशन भी हो सकता है इसका कुछ, बट आप ये भी तो चीज़ देखो कि क्लाइमेट जो है वो चेंज कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, कितनी जगह पर सुनामी आ रही है, कितनी जगह पर बाढ़ आ रही है, ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट का ध्यान नहीं रखते। तो आरबीआई जो है वो क्लाइमेट जो है बेस्ड इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग जो है वो करने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अगर क्लाइमेट चेंज इंडिया में होगा तो उस वजह से क्या होगी, फूड की प्राइसेस जो हैं वो राइज हो जाएंगी। ठीक है, अब आरबीआई जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। नेशनलाइज्ड कब किया था, 1949 में। अगर आपको याद हो, जेकेएसएसबी ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है एफ डबल ए के पेपर में। ठीक है, तो जो एफ डबल वाले एफ डबल ए वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान से इस सेशन को देखना। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। नेक्स्ट है 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो है नीति आयोग की, वो कहाँ पर हुई है, राष्ट्रपति भवन में। थीम क्या थी इसकी, इंक्लूजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047। और गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इसमें, एक तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एलजीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। नीति आयोग जो है वो 2015 में बनाया गया था। आपको पता है 1950 में जो प्लानिंग कमीशन बना था उसको इसने रिप्लेस किया था, और उसके बाद जो है वो क्या बनाया गया था हमारे पास, नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म बता दो ज़रा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास IBCA, जो कि इंडिया का इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, उसमें अभी नए मेंबर की एंट्री हो चुकी है, जो कि कौन है, बांग्लादेश। 27 मेंबर्स जो हैं वो अब इसके टोटल हो चुके हैं। इंडिया ने इसको लॉन्च किया था 2023 में। 7 मेजर जो कैट की स्पीशीज़ हैं उसकी प्रोटेक्शन करने की बात की गई थी, जिसमें से सारी की सारी इंडिया में मिलती हैं एक्सेप्ट 2, कौन सी, जैगुआर और प्यूमा। ये दोनों वेराइटीज़ कैट्स की जो हैं वो इंडिया में नहीं पाई जाती, बाकी सारी की सारी इंडिया में हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है जहाँ पर आपको लिखा गया हो कि ये 7 की प्रोटेक्शन की बात की गई है, बताओ इसमें से कौन कौन सी स्पीशीज़ इंडिया में मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 स्पीशीज जो हैं, टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, ये इंडिया में मिलती हैं, लेकिन जैगुआर और प्यूमा जो है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका ऐसे रीजन्स में मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हेड क्वार्टर है IBCA का वो कहाँ पे लोकेट करता है, वो इंडिया में ही लोकेट करता है। अगर आपको पता है कि स्पेसिफिक जगह कहाँ पर है वो, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो, थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर आप खुद करोगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रहेंगी, क्योंकि करंट अफेयर किसी को याद नहीं रहेगा ऐसे ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया और यूएस का डिफेंस जो है वो कॉपरेशन हुआ है। ऑलरेडी ब्लूबर्ड सैटेलाइट भी लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, और अभी किस पे हुई है, अपैचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए डील साइन की गई है, और M777A2 अल्ट्रा लाइट हाउटाइजर्स के लिए जो है वो ये डील साइन की गई है। यानी कि ये 2 जो है ये मंगवाए गए हैं और ये भेजे जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। फटाफट से इस चीज़ को मार्क कर लो, बिकॉज ये सिलेबस में है आपके कंप्यूटर में। 67th जो है वो टॉप रैंक 500 रैंकिंग्स में चाइना का जो लाइन शाइन है, मार्क करके रखना इसको। लाइन शाइन जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है लास्ट ईयर। अभी तक भी इवन कौन सा था, USA का फ्रंटियर आगे था, लेकिन अब चाइना के लाइन शाइन ने वो पोजीशन हासिल कर ली है। ठीक है, अब ये टॉप 500 जो रैंकिंग है वो हर 2 साल में बनती है। ये जो ये वाला करंट अफेयर है ना, ये मान के चलो ये JK PSC वाले एस्पिरेंट्स के लिए है मोस्टली, क्योंकि उनको केएस में जो मेंस हैं उन आंसर राइटिंग में लिखना पड़ता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है उनका ये।
ठीक है, तो ये उनके लिए, अगर आप ये नहीं भी पढ़ना चाहो आप स्किप कर सकते हो इसको, ठीक है। पब्लिश होता है हर 2 साल में और वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर को ये लोग रैंक देते हैं, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। ऑपरेशन अमी स्टैंड, इंडिया ने लॉन्च किया था इस ऑपरेशन को, किसके लिए? वेनेजुला में अभी आपको पता है कि कितने डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स आए हैं, तो वहाँ के लिए लॉन्च किया था। आपको पता है ये ऑपरेशंस जो है वो JK SSB के तो फेवरेट्स हैं, तो आपने इसको पढ़ के जाना। और JK PSC में भी 4 ऑपरेशंस पूछे गए थे लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में, तो आप लोगों को भी ये चीज़ पढ़ के जानी है कि ऑपरेशन एमी स्टैंड जो है वो वेनेजुला के लिए इंडिया ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है हमारे पास यूएस और ईरान के बीच में जो है वो पीस एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो कि 14 पॉइंट पीस एग्रीमेंट, जिसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल रहे हैं, वो साइन हुआ है, जिसके अंदर 60 डेज़ का नेगोशिएशन प्रोसेस किया गया है, ताकि जो है जो भी अभी ईरान और यूएस के बीच में लड़ाई चल रही है उस पर कुछ बातचीत पे बात पहुंच सके, ठीक है। अब 52 जो है जी समिट जो है वो अभी अभी करवाई गई है, आपको पता है, जो कि किसने होस्ट की थी? फ्रांस ने होस्ट की थी। और G7 के मेंबर्स कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन याद रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया ने इस बार पार्टिसिपेट जो है वो किया था एज अ नॉन मेंबर, ठीक है। मेंबर नहीं है, ये भी मेंबर नहीं है, सिर्फ पार्टिसिपेट करता है जाके। मेंबर यही है 7 कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्काइडो ने जो है वो कनाडा में भी एक्सपैंड कर दिया है। इंडिया की जो कंपनी है स्काइडो, ठीक है, जो कि फिनटेक कंपनी है, वो फर्स्ट इंडियन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बन गई, जिसने रेगुलेटरी लाइसेंस ले लिया। कहाँ पर? कनाडा में। ये चीज़ आपको याद रखना, जिन जिन के सिलेबस में वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का टॉपिक है ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो है वो इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स के बारे में बात करेंगे कि जो जून मंथ के हैं, जिनके जिनके सिलेबस में ये है, जैसे हाई कोर्ट वाले बच्चों के सिलेबस में ये है, JK SSB के कुछ एग्जाम्स में ये है, तो सिर्फ वही बच्चे देखो, बाकी लोग वीडियो छोड़ सकते हो। बाकी के करंट अफेयर हमने ऊपर कवर कर लिए, इतने ही थे, ठीक है। 5 जून को जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट हुआ है, सबको पता है। 8 जून को जो है वो वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसकी थीम यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये भी कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है? 8 जून को ही होता है ये भी। 12 जून को क्या था? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कि कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ याद रखना। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब हुआ था? 14 जून को। नेक्स्ट 17 जून को जो है वो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हुआ है। उसके बाद ये किसके अंडर होता है? UN कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट 20 जून को जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 21 को तो आपको पता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये 21 को ही फादर्स डे भी था। 23 को जो है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, जो कि खुद भी 23 जून को ही हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 26 को जो है वो क्या था? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। 29 को जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया इंडिया में। और ये क्यों मनाया जाता है? देखो, स्टैटिस्टिक्स वाले तैयार रहो ज़रा, जिनका FAA का एग्ज़ाम है वो ज़रा तैयार रहो, वो बच्चे। किसके लिए? PC महालनोबिस, ठीक है, जो कि कौन है? फादर ऑफ इंडियन स्टैट्स बोला जाता है जिनको। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी डेट को हुआ है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए मनाया जाता है। 30 जून को क्या हुआ है? वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे जो है वो मनाया गया है, ठीक है। अब जिन्होंने ये लेक्चर लास्ट तक देखा है, सलाम है तुम्हारे पेशेंस को, ठीक है। तो अब जो हमने ऊपर पढ़ा है थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने ऊपर सबसे पहले राइट टू वॉक के बारे में पढ़ा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया अंडर 19(1)(d) और 21, ठीक है। जनरल धीरज सेठ जो हैं वो बने हैं नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, किसको पीछे छोड़ के? उपेंद्र जी को, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट हब एंड स्पोक एविएशन नेटवर्क जो है वो वाराणसी में बना है, जो कि इसको 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ कनेक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट बना है पालघर महाराष्ट्र में। C. और IIT हैदराबाद ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
को जो है वो इस्टेब्लिश किया है। इंडिया को ब्रिक्स की चेयरमैनशिप मिली है। नीति आयोग की मीटिंग हुई है। बांग्लादेश जो है, देखो अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कोई बात करूँ तो वो यही है कि बांग्लादेश 27वां मेंबर बना है IBCA का। चाइना का जो लाइन शाइन है उसने टॉप किया है। इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन अमृतसर एंड 52nd G7 समिट फ्रांस ने होस्ट किया। और स्काइडो जो है वो फर्स्ट इंडियन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया जिसको रेगुलेटरी लाइसेंस मिला है कनाडा में। एंड लास्ट तो हमने पढ़ ही लिया। और ये डेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 29 जून वाला है, तो FAA वालों पढ़ के आना इसको अच्छे से अब, ठीक है। तो बस यही था हमारे आज के लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में बताना, तो मैं जो पिछले मंथ्स गए हैं उनके करंट अफेयर भी ऐसे ही लेकर आऊँगी जो इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।